हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्रिया शरीर के सेकंड पेपर का ओज चैप्टर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओज चैप्टर में भी हम लोग आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए ओज स्टार्ट करते हैं। ओज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ओज की निष्पत्ति पहले देखेंगे हम लोग। क्या है? संस्कार व्याकरण के अनुसार क्या होती है? उब्ज प्लस अशुन न लोपः गुणस्य ओजस। ठीक है, क्या क्या बोला गया है? उब्ज प्लस अशुन न लोपः गुणस्य क्या बनता है? ओजस बनता है। क्लियर? ओज की उत्पत्ति आचार्य चरक के अनुसार क्या है, इस श्लोक से समझेंगे। प्रथमम जायते ओजः शरीर अस्मिन् अच्छ शरीरिणां सर्पिवर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते, आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, फिर से देखेंगे श्लोक, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा। क्या है? प्रथमम जायते ओजः शरीरे अस्मिन् अच्छ शरीरिणां सर्पिवर्णम यानी कि घृत के वर्ण के समान, मधुरसम यानी कि मधु के रस के समान, लाजगंधी मतलब लाजा के गंध के समान, प्रजायते। क्लियर? क्या बोला जा रहा है कि मनुष्यों के शरीर में प्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें सबसे पहले क्या होती है? ओज की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम क्या होगा? ओज की उत्पत्ति होगी। यह ओज घृत के समान वर्ण वाला, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था सर्पी वर्णम, तो सर्पी मतलब क्या होता है? घृत होता है। तो क्या बोला गया? यह ओज घृत के समान वर्ण वाला होता है। क्लियर? और क्या बोला जा रहा है? मधु के समान रस वाला होता है। और क्या बोल रहे हैं? मधु रसम यानी कि मधु के समान रस वाला होता है। एवं लाजा के समान गंध वाला होता है। बोला ना लाजगंधी, यहाँ बोला था लाजगंधी, तो वही क्या होता है? लाजा के समान गंध वाला होता है। क्लियर? लाजा के समान गंध वाला होता है। यहाँ शरीर का तात्पर्य गर्भ से है। शरीर का तात्पर्य किससे है? गर्भ से है। क्लियर? अर्थात गर्भ में ओज की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। क्या बोल रहे हैं आचार्य कि गर्भ में ओज की उत्पत्ति क्या होती है? सर्वप्रथम होती है। यानी कि जो गर्भ होता है तो उस गर्भ में जो सबसे पहले उत्पत्ति होती है वो किसकी होती है? ओज की होती है। क्योंकि ओज के बिना शरीर की स्थिति संभव नहीं है। ये लाइन ध्यान से देखिएगा कि ओज के बिना शरीर की स्थिति संभव नहीं है। इसी कारण ओज का रहना आवश्यक है। इसी कारण क्या होता है? ओज का रहना आवश्यक होता है। ठीक है, एक श्लोक है, देखते हैं क्या है श्लोक। रस आदि नाम सुक्रांता नाम धातु नाम यत् परम तेजस्तत्। ठीक है, तेजस्तत् खल्प ओज स्तदेव। ठीक है, खल ओजस तदेव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। अच्छा, सुश्रुत के अनुसार है। फिर से देखेंगे एक बार श्लोक। रस आदि नाम सुक्रांता नाम धातु नाम यत् परम तेजस्तत् खल्व ओजस तदेव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। अर्थात रस आदि सुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट तेज यानी कि सार भाग जो होता है को क्या कहा गया है? ओज कहा गया है। रस आदिक सुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट तेज को, जो सुक्रांत यानी शुक्र के अंत, ठीक है, तो उसमें जो धातु का जो उत्कृष्ट तेज होता है, सबसे ज़्यादा जो तेज भाग होता है यानी कि सार भाग जो होता है, उसे क्या कहा गया है? ओज कहा गया है। उसे ही ओज कहा गया है। आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार वही बल भी कहा गया है। ओज जो होता है ना, उसी को आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार बल भी कहा गया है। ठीक है, ओज को ही बल कहा गया है। मीन्स कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार संपूर्ण शरीर में, ठीक है, संपूर्ण क्षीर में स्नेह, शरीर नहीं क्षीर, संपूर्ण क्षीर में स्नेह यानी कि घृत विद्यमान रहता है। क्लियर? क्या बोल रहा है? जिस प्रकार संपूर्ण क्षीर में
स्नेह यानी कि घृत विद्यमान रहता है, क्या रहता है, विद्यमान रहता है, उसी प्रकार रस आदि सुक्रांत पर्यंत सप्त धातुओं में उसका उत्कृष्ट अंश ओज व्याप्त रहता है। क्या बोला है कि जिस प्रकार संपूर्ण क्षीर में स्नेह यानी कि घृत विद्यमान रहता है, उसी प्रकार रस आदि शुक्र पर्यंत, रस आदि शुक्र पर्यंत सप्त धातुओं में, जो सप्त धातुएं होती हैं, रस आदि शुक्र पर्यंत जो सप्त धातुएं होती हैं, तो उसमें जो उत्कृष्ट अंश होता है उसे क्या कहा गया है, ओज कहा गया है। जो उत्कृष्ट अंश है उसी को ओज कहा गया है। अच्छा, आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, श्लोक है छोटा सा, तो आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, वृद्ध वाग्भट ने क्या बोला, तेजो यत् सर्व धातु नाम, क्या बोला है, तेजो यत् सर्व धातु नाम ओज स्तर परम उच्यते, ओजस तत्परम उच्यते। या कहकर शरीर की समस्त धातुओं का परम यत् क्षीर रसः स्नेहा प्राणो यत् प्रतिष्ठिता, अष्टांग संग्रह सूत्र के अनुसार है। फिर से देखेंगे इस श्लोक को हम लोग, क्या बोले हैं आचार्य वाग्भट ने, तेजो यत् सर्व धातु नाम ओजस तत्परम उच्यते, या कहकर समस्त धातुओं का परम यत् क्षीर रसः स्नेहः प्राणो यत् प्रतिष्ठिता, अष्टांग संग्रह सूत्र। अब इनके अनुसार क्या बोला इन्होंने, यह शरीर के रस का स्नेह भाग है। क्या कहा है, यह जो ओज होता है यह शरीर के, ठीक है, शरीर के जो रस होता है उसका स्नेह भाग होता है, यानी जीष्ट पार्ट होता है, जिससे प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, जिससे क्या होगा, प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं। इसके नाश होने से मृत्यु हो जाती है। ये जो प्राण प्रतिष्ठित हैं इनके नाश होने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि यदि ओज है तो ठीक है, और यदि ओज का नाश हो रहा है तो मृत्यु संभव है, होनी ही तय है। ठीक, जिसके रहने से सभी प्राणी क्या होते हैं, पीड़ित रहते हैं। ठीक है, जिसके रहने से सभी प्राणी क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं, यानी कि जीवित रहते हैं। अष्टांग हृदयकार ने भी ओज को रस आदि सुक्रांत धातुओं का परम यानी कि तेज कहा है। क्या बोला अष्टांग हृदयकार ने, कि ओज को रस आदि सुक्रांत धातुओं का परम तेज कहा गया है, यानी उत्कृष्ट कहा गया, यानी कि परम तेज कहा गया है। अब देखेंगे हम लोग ओज का स्वरूप क्या होता है। सुश्रुत ने, यानी कि आचार्य सुश्रुत ने ओज के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए एक श्लोक में कहा है कुछ। आइए देखते हैं वो श्लोक क्या है। ओजः सोम आत्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृत्सनम च प्राण आयतनम उत्तमम। सिंपल सा श्लोक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं। फिर से देखेंगे श्लोक, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा। ओजः सोम आत्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृत्सनम च प्राण आयतनम उत्तमम, अष्टांग सूत्र के अनुसार। ठीक है, आचार्य सूत्र के अनुसार। क्या है इसकी हिंदी, ओज सोम आत्मक यानी कि सौम में होता है। यहाँ बात हो रही है ना सोम आत्मकम, तो वही क्या बोला गया, सौम में होता है। स्निग्धम यानी कि स्निग्ध, शुक्लम यानी कि शुक्ल, शीत वीर स्थिर सिर सर, विविक्त यानी कि निर्मल, मृदु यानी कि कोमल, मृत्स यानी कि पिछल, तथा उत्तम प्राणायतन होता है। ओज शुक्ल वर्ण का होता है। आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं कि ओज जो होता है वो सोमात्मकम यानी कि सौम्य होता है, स्निग्ध होता है, शुक्ल होता है, शीत वीर्य होता है, स्थिर होता है, सर होता है, विविक्त होता है यानी कि निर्मल होता है, मृदु यानी कि कोमल होता है, मृत्स यानी कि पिछल होता है, तथा उत्तम प्राणायतन होता है। क्या होता है, उत्तम प्राणायतन होता है, ओज शुक्ल वर्ण का होता है। सिंपल सी बात, ओज जो होता है वो क्या होता है, शुक्ल वर्ण का होता है। अभी हम लोग देखेंगे ओज का पोषण क्या है। ओज का पोषण, एक छोटी सी लाइन का श्लोक लिखा हुआ, क्या, पुष्यन्ति त्वा आहार रस अद्र श रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र औजांसी। आचार्य चरक के अनुसार श्लोक फिर से देखेंगे। पुष्यन्ति त्वा आहार रस अद्र सा रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र औजांसी। आचार्य चरक के अनुसार है। ठीक है, रट्टा मार लीजिएगा। तो आचार्य चरक कहते हैं कि आहार का जब सम्यक पाचन होता है,
क्या बोलते हैं आचार्य कि जब भी आहार का सम्यक पाचन होता है यानी कि सही रूप से होता है तो उसका जो प्रसाद भाग होता है उसे रस कहा जाता है। जब सम्यक रूप से पाचन हो जाएगा तो उसका जो प्रसाद भाग होगा, जो हमने आहार ग्रहण किया है उसका जो प्रसाद भाग होगा उसी को क्या कहा गया है, रस कहा गया है। इस प्रसाद रूपी रस से रस आदि धातुओं का के समान ओज की भी पुष्टि होती है। फिर से एक लाइन में देखिएगा क्या कि जो हमने आहार ग्रहण किया उसका जब सम्यक पाचन होता है तो उसका जो प्रसाद भाग होता है, क्या होता है, प्रसाद भाग होता है, उसे क्या कहा गया, रस कहा गया है। अच्छा, इस प्रसाद रूपी रस, ये जो प्रसाद रूपी रस भाग मिला है इसी से रस आदि धातुओं के समान ओज की पुष्टि होती है। जैसे सारी धातुओं की पुष्टि होती है उसी प्रकार ओज की भी पुष्टि होती है। यही क्या है, ओज का पोषण है, यही ओज का पोषण है। नेक्स्ट क्या है हेडिंग, ओज के पर्याय देख लेंगे, यानी कि सिनोनिम्स ऑफ ओज। क्या होता है, बल, धारी, महत, प्रसाद, रस, स्नेह, सार, सर्वधातु स्नेह, परम तेज, जीव शोणित, शुक्र, शुक्रसार, शुक्रमल। फिर से एक बार देखेंगे, बल होता है धारी, महत, प्रसाद, रस, स्नेह, सार, सर्वधातु स्नेह, परम तेज, जीव शोणित, शुक्र, शुक्रसार, शुक्लमल। ये सारे क्या हैं, इसके पर्याय हैं। हिंदी क्या होगी, तेज जो है उसे ओज माना गया है, यानी कि जो भी तेज है, तेज जो भी चीज है वो क्या है, उसे ओज कहा गया है। या गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में उसका सारभूत द्रव्य होता है, या क्या होता है, जो द्रव्य की, ठीक है, या गर्भ की जो प्रारंभिक अवस्था, द्रव्य नहीं गर्भ, या गर्भ की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसका सारभूत द्रव्य होता है, उसका क्या होता है, सारभूत द्रव्य होता है। और गर्भ की प्रथम धातु का भी यह प्रसाद भाग होता है। और क्या बोला गया है, यह गर्भ की प्रथम धातु का भी प्रसाद भाग होता है, यानी गर्भ में जो पहली धातु है उसका ये क्या होता है, प्रसाद भाग होता है, जो सर्वप्रथम हृदय में प्रविष्ट करता है। सर्वप्रथम कहाँ में प्रविष्ट करता है, हृदय में प्रविष्ट करता है, तत्पश्चात सर्व शरीर में फैल जाता है, उसके बाद क्या होगा, सारे शरीर में फैल जाएगा। तो वही बोला गया है कि गर्भ जब होता है उसमें जो प्रथम धातु होती है उसी का सार भाग यानी कि प्रसाद भाग क्या होता है, ओज होता है, जो सर्व शरीर यानी कि हृदय में प्रविष्ट करता है, तत्पश्चात सर्व शरीर में, यानी कि पहले कहाँ जाएगा, हृदय में, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, सर्व शरीर में जाएगा। क्लियर। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ओज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ओज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ओज होते हैं, एक होता है पर ओज, दूसरा क्या होता है, अपर ओज। अच्छा, ओज, पर ओज का स्थान क्या बोला गया है, हृदय में बोला गया है। अपर ओज का क्या है, सर्व शरीर। अच्छा, पर ओज जो होता है उसका प्रमाण भी होता है कुछ, अंजलि प्रमाण जिसे कहते हैं। तो पर ओज का जो अंजलि प्रमाण होता है जो हृदय में होता है उसका कितना होता है, 4 बूंद। क्या होगा, 4 बूंद। और जो सर्व शरीर में होगा उसका क्या है, आधा अंजलि, यानी कि हाफ अंजलि। ठीक है, हाफ अंजलि होता है, इसको रट्टा मार लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओज का स्थान। हालांकि आगे भी हमने बताया है लेकिन केवल अपर ओज का बताया है। ठीक, तो अभी हम देखेंगे क्या ओज का स्थान यानी कि लोकेशन ऑफ ओज। श्लोक क्या है, हृदयस्यम अपि व्यापी तत्परम जीवित स्पंदनम। अष्टांग संग्रह के अनुसार तो आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं कि यदि ओज हृदय में रहता हुआ भी समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। क्या कह रहे हैं आचार्य वाग्भट कि यदि ओज जो है वो हृदय में रहता हुआ समस्त शरीर में व्याप्त रहता है, हृदय में रहता हुआ क्या करता है, वो समस्त शरीर में व्याप्त होता है। यही ओज सिर, हृदय आदि जीवित स्थानों की अपेक्षा प्रधान रूप से जीव आस्मद है। क्या बोला जा रहा है कि जो ओज होता है वो कहाँ होता है, हृदय में होता है। ठीक है, हृदय में व्याप्त होता है, पहले हृदय में व्याप्त होगा फिर समस्त शरीर में व्याप्त होगा। और यही ओज जो होता है ये सिर, हृदय आदि जीवित स्थानों की अपेक्षा प्रधान रूप से जीव का आस्मद करता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसकी, प्रमाण की, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। क्या है, अर्धांजलि श्लेष्म श्लेष्मण ओजस, श्लेष्मण
च ओजस। आचार्य चरक के अनुसार क्या है, चरक ने श्लैष्मिक ओज का प्रमाण जो है अर्धांजलि माना है। जो श्लैष्मिक ओज होता है उसका प्रमाण आचार्य चरक ने कितना, अर्धांजलि माना है। यह प्रमाण श्लैष्मिक यानी कि अपर ओज का है। यह प्रमाण किसका है, अपर ओज का। ध्यान दीजिएगा, अपर ओज का प्रमाण मैंने भी आपको बताया था कि आधा अंजलि होता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, महर्षि चरक ने हृदय में आश्रय ओज को पर ओज की संज्ञा प्रदान की। क्या बोला आचार्य चरक की जो हृदय में आश्रय दे रहा है ओज, उसको क्या बोला गया, पर ओज कहा गया है, यानी कि पर ओज की संज्ञा प्रदान की गई। अच्छा, पर ओज का जो प्रमाण होता है वो कितना होता है, 8 बूंद होता है। कितना होता है, 8 बूंद होता है। मैंने पीछे भी थोड़ा बताया था क्या, परोज का हृदय में क्या बोला था, 4 बूंद। 4 नहीं, ये 8 बूंद होता है। ये क्या होता है, 8 बूंद होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 8 बूंद होता है। ठीक है, पर ओज जिसका स्थान क्या होता है, हृदय होता है, और इसका प्रमाण कितना, 8 बूंद होता है। और जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है उसे अपर ओज कहते हैं, उसका प्रमाण अर्धांजलि होता है। अभी हम देखेंगे क्या, ओज के गुण क्या होते हैं। ओज के गुण, गुरु शीतम मृदु सुलक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम। वाह, आगे क्या है, प्रसन्नम पिच्छलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। बहुत सिंपल सा श्लोक है, याद करना ही करना है। ठीक है, याद भी हो जाएगा। फिर से देखेंगे क्या है, गुरु शीतम मृदु सुलक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। तो आचार्य चरक के अनुसार ओज के 10 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं वो 10 गुण, गुरु होता है यानी कि हैवी होता है, मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है, बहल यानी कि विस्कस होता है, स्थिर यानी कि स्टेबल होता है, पिछल यानी कि स्लिमी होता है, शीत यानी कि कूल होता है, सुलक्षण यानी कि स्मूथ होता है, मधुर यानी कि स्वीट होता है, और प्रसन्न होता है और स्निग्ध होता है। तो 10 गुण बताए गए हैं ओज के। 10 गुण कौन कौन से हैं फिर से देख लेंगे। गुरु होता है, मृदु होता है, बहल होता है, स्थिर होता है, पिच्छल होता है, शीत होगा, सक्षण होगा, मधुर होगा, प्रसन्न होगा और स्निग्ध होगा। ये ओज के 10 गुण बताए गए हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे, ओज के कर्म देखते हैं। ठीक है, ओज के कर्म क्या होते हैं। तो महर्षि सुश्रुत ने ओज के कार्यों का उल्लेख निम्न रूप से किया। किस रूप से किया, आइए देखते हैं। तत्र बलेन स्थिरम, ठीक है, स्थिर रूप चित मानसता सर्वचेष्टा स्वप्रतिघाता स्वर वर्ण प्रसादो वाह्य नाम अभ्यंतरण च करणानाम तत्कर्म प्रतिर्भवति। आचार्य सुश्रुत के अनुसार हिंदी क्या होगी इसकी, श्लोक इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तत्र बलेन स्थिर रोपचित मांसता सर्वचेष्टा स्वप्रतिघाता स्वरवर्ण प्रसादो वाह्य नाम अभ्यंतरण च नाम अथ कार्यम प्रतिर्भवति। क्या बोल रहे हैं आचार्य कि ओज के रूप में विद्यमान बल से मांस धातु स्थिर तथा पुष्ट होती है। एक लाइन में क्या बोला गया है कि ओज के रूप में विद्यमान बल, जो ओज के रूप में विद्यमान बल है उसमें से मांस धातु स्थिर तथा पुष्ट होती है। मांस धातु क्या होती है, स्थिर होती है और पुष्ट होती है। सभी प्रकार के कार्यों को करने की सामर्थ्य आती है। जब ओज हमारा अच्छा होगा तो क्या होगा, सभी प्रकार के कार्यों की सामर्थ्य आती है। स्वर एवं वर्ण निर्मल होते हैं। स्वर और वर्ण जो होते हैं, बोली और उसका कलर जो होता है क्या होता है, निर्मल होता है। ठीक, स्वर और वर्ण निर्मल होता है। वाह्य यानी कि कर्ण, नेत्र, नासिका, जीवा, त्वक, वाक, पाणी एवं पाद, ये क्या होते हैं, वाय होते हैं। और अभ्यंतर में क्या आ जाएगा, मनोवृत्ति। इंद्रियां अपने अपने कार्यों को करने में उत्तम रूप से प्रवृत्त होती हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे ये लाइन हम लोग कि जो वाय होता है, वाय में क्या आ जाएगा, कर्ण, नेत्र, नासिका, जीवा, त्वक, वाक, पाणी एवं पाद, क्या है, वाय में आएगा। एवं अभ्यंतर में क्या आएगा, मनोवृत्ति आदि इंद्रियां अपने अपने कार्यों को करने में उत्तम रूप से प्रवृत्त होती हैं।
ठीक है। इंद्रियां जो होती हैं वो अपने अपने कार्यों को करने में उत्तम रूप से प्रवृत्त होती हैं। तो आज का लेक्चर यानी कि ओज का पार्ट 1 यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो ना आया हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में सेंड करिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। और आप लोग को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे क्या करेंगे, सिंपल सी बात ये है कि वो लाइक करेंगे, फिर क्या करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।